नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी कैफ़े। मैं अश्विनी कुमार। आज के मेहमान विचित सर, पुण्येंदु जी, सुमित सर और अंकित, और कुछ ही देर में बाबा भी जुड़ेंगे। शो शुरुआत करें उससे पहले दर्शकों से एक खास अपील। जब आप ये वीडियो देखें तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों परिवारजनों के साथ साझा करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं। साथ ही फीडबैक भी दें, क्योंकि फीडबैक के जरिए हमें पता चलता है कि आपको क्या पसंद है, क्या विषय पे आप चाहते हैं कि हम मुद्दे उठाएं। तो इन सब चीज़ों को कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। और साथ में आपको कौन पसंद है ये बता दें। हाँ, ये भी बता उन दें। लोगों को ज़्यादा लेकर आए, उन गेस्ट को ज़्यादा बुलाएं अपने शो में, जो ना पसंद हो उनको हटाया जाए, तो ये सब भी आप बता दें। ये भी बता दें तो ये परमानेंट सीट्स हैं, गेस्ट वाली सीट बदल सकती है। तो आज की चर्चा हम हरियाणा चुनाव को लेकर करने वाले हैं, क्योंकि आज बीजेपी ने जो संकल्प पत्र जारी किया है 20 उसमें मुख्य बातें हैं। और उससे पहले यानी कल जो कांग्रेस पार्टी ने 7 अपने पॉइंटर्स जारी किए थे, उन्होंने कहा था कि ये जो संकल्प पत्र है, जो कांग्रेस ने कहा था कि इनका जो घोषणा पत्र है वो गारंटी की तरह है। जो आजकल राहुल गांधी हर चुनाव में गारंटी की बात कहते हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने उसको 7 गारंटी का नाम दिया है। उसमें कई लोक लुभावन वादे भी हैं, और खासकर बीजेपी की बात करते हैं, फिर कांग्रेस पे चलते हैं। बीजेपी की बातों में एक खास महत्वपूर्ण बात है कि अग्निवीर को लेकर उन्होंने जगह दी। उन्होंने कहा जो हरियाणवी अग्निवीर हैं उनको हम गारंटी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। सवाल है कि किस चीज़ में उनको नौकरी मिलेगी। अगर आर्मी से कोई आता है तो मोस्टली उसको पुलिस में दी जाती है, तो पुलिस में देंगे या प्रशासन की जो नौकरियां होती हैं उसमें देंगे, वो कोई क्लियरिटी नहीं है। दूसरा कहा गया कि 500 रुपये सिलेंडर देंगे। तो भाई जब 500 सिलेंडर इनके एमपी में मिलता है, अब ये भी देने की बात कर रहे हैं जो बाकी राज्य में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में मिल रहा है, तो पूरे देश में ही लागू कर दो कि सरकार ही नहीं की है, वैट जो लगाना है स्टेट गवर्नमेंट को लगाना होता तो वो। तीसरा ये है कि इसमें इन्होंने रोजगार को लेकर काफ़ी बात की। इन्होंने 2 लाख लोग को हम सरकारी नौकरी देंगे, बिना खर्ची बिना बर्ची, मतलब कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा किसी को, नौकरी लग जाएगी। और उसमें 2100 रुपये महिलाओं को। ये जो महिला का जो स्कीम शुरू हुई मध्य प्रदेश से, लाडो वाली, वो पहले अब चली गई महाराष्ट्र, अब यहाँ पे भी आ गई। स्कीम्स तो ठीक है, आप पैसे देते हैं, लेकिन क्या हालत फिर वही वैसे नहीं हो जाएगी जैसे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की हो गई कि पैसा ही नहीं है सरकार के पास कि वो सैलरी रोकना पड़ रहा है। ये तो बीजेपी तय करेगी, क्योंकि उन्हें कांग्रेस में तो दिख रहा है कि देखिए लोक लुभावन कर देते हैं और फिस्कल प्रूडेंस नहीं है जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। लेकिन मोटा मोटा अगर इसको देखा जाए तो ये जो इनका मैनिफेस्टो है, ये मैनिफेस्टो कहीं ना कहीं एक्नॉलेजमेंट है उन मुद्दों का जिनको बीजेपी को लगता है कि लोकसभा के चुनाव में जिनसे उनको हरियाणा में मार पड़ी। 10 में से 10 सीटें जीतने के बाद 5-5 के मुद्दे पर बीजेपी पहुंच गई। तो उसमें से जो प्रमुख मुद्दे हरियाणा में चले, वो सबसे बड़ा मुद्दा था अग्निवीर का। वो अभी भी एक बड़ा मुद्दा है। और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो महंगाई की बार बार बात होती रही, उस पर भी उन्होंने करा है। और एक जो कैश महिलाओं को देने की बात है, महिला वोटर को लुभाने की बात है, उस पर भी बात कर रहे थे। कल जब यही बातें कांग्रेस ने कही थी तो बीजेपी के हर नेता ने कहा डुबो देंगे, बर्बाद कर देंगे, और ये तो फिर से रेवड़ी ले आए। 500 रुपए में कांग्रेस भी सिलेंडर दे रही है, 500 रुपए में बीजेपी सिलेंडर दे रही है, तो ऐसा कुछ नहीं खास हो रहा है। तो ये सब कहने की बातें होती हैं। जैसे आपने कहा कि डिटेल्स मिसिंग है, अब वो सारा खेल डिटेल्स का ही तो होता है कि जैसे आपने कह दिया 500 देश की बड़ी कंपनियों में लोगों को मिलेगा, इंटर्नशिप मिलेगा। कंपनियां हैं, कौन इंटर्नशिप होगा, उसका क्या मजमा होगा, अभी तक भी उसके बारे में क्लैरिटी आई नहीं है। तो ये तो सिर्फ कहने की बात होती है। मुझे लगता है कि पार्टी के नेता तो छोड़ दीजिए, जनता भी अब मैनिफेस्टोस को बहुत सीरियसली लेती नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि इनमें से आधी चीजें होगी, आधी नहीं होगी। मोटा मोटा अगर आप इस मैनिफेस्टो को अगर देखें, अग्निवीर की जो स्कीम है, तो कहीं ना कहीं कोशिश की है कि युवाओं तक ये बात पहुंचाई जाए कि देखिए फौज में नौकरी मिलने के बाद जो बात कह रही है, जो एक कैंपेन पॉइंट कांग्रेस ने बना दिया जिसका नुकसान हुआ इनको, उसको कहीं ना कहीं कवर करने की बात है। पर फिर सवाल ये उठेगा कि भाई राजस्थान में भी आपकी सरकार है, वहां से भी फौज में बहुत लोग जाते हैं, अग्निवीर वहां से भी बहुत सारे लोग जाते हैं, तो आप वहां क्यों नहीं कर देते? पर जाहिर सी बात है जहां चुनाव होगा फोकस वहीं के लिए रहेगा। दोनों को अगर आप कंपेयर करें तो जो आज भूपेंद्र हुड्डा कह रहे थे हमारा कट कॉपी पेस्ट मैनिफेस्टो है, बहुत फर्क आपको दोनों 2 लाख नौकरियों वाली बात दोनों सेम है, दोनों सेम है, बिल्कुल पैसे देने वाली बात भी सेम है, वो बस सिलेंडर वाली बात अलग है। वो 2000 कह रहे हैं तो ये इन्होंने कहा कि हम 2100 दे देंगे, 100 रुपए और हमसे फालतू लीजिए, पर वोट हमें ही दीजिए। तो ये वाली जो बात है, ये सब कुल मिला के मैनिफेस्टो सेम है। जनता को शायद इस बार ये तय करना है हरियाणा के अंदर, कास्ट समीकरण की हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, शायद इस चर्चा में भी आगे बात आती रहेगी, कि भाई 10 साल में बीजेपी ने जो करके दिखाया है, 9.5 खट्टर साहब ने और 6 महीने अब सैनी साहब ने, आपको लगता है कि ये फिर से अपने जो वादे कर रहे हैं उन्हें कर देंगे, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कह रहे हैं कि भैया 2005 वाली स्थिति है, हरियाणा में कांग्रेस का एक बड़ा सैलाब आने वाला है, आपको लगता है कि हुड्डा आपके लिए जो बातें कर रहे हैं वो उस पर पूरी होगी? लेकिन सुमित जी, क्या चुनाव जो हैं वो मैनिफेस्टो पे लड़े जाते हैं,
या जाति का जो खेल है वो इतना तगड़ा है कि मैनिफेस्टो बाद की बात है, वो बहुत फेंस सिटर वोटर के लिए या अर्बन वोटर के लिए शायद थोड़ा बहुत फिर भी हो, बाकी खेल तो सारा जाति जनगणना की गणना बैठाने का है। एक काम करिए, आप लोग तो फील्ड में जा रहे हैं अश्विनी, जितने कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं ना, उनसे उनकी पार्टी के मैनिफेस्टो के बारे में क्रॉस क्वेश्चनिंग कर लीजिए। मैं गारंटी दे रहा हूँ 10% से ऊपर कैंडिडेट भी नहीं बता पाएंगे कि उनके मैनिफेस्टो में क्या बातें कैसे लिखी गई हैं। ये मोटी मोटी जो 4-5 बातें इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, 2100 रुपये हो या 2000 रुपये हो, 2 लाख की नौकरी हो या अग्निवीर हो, यही 3-4-5 पॉइंट उनको याद होंगे। बाकी जो मैनिफेस्टो छपता है 15 पेज का, 20 पेज का, 30 पेज का, वो पता नहीं किसके जहन में क्या है। नहीं होंगे, वो भी पढ़े नहीं होंगे, वो भी देखे टीवी पर। हाँ, वही कह रहा हूँ, वो उन्होंने सुना होगा, बस उतना ही होगा। मैं कह रहा हूँ कि मैनिफेस्टो सबसे बड़ा इस अपने इलेक्शन प्रोसेस का सबसे बड़ा ढकोसला चीज़ है। इस मैनिफेस्टो का कोई सैंक्टिटी नहीं है। यही राजनीतिक पार्टियां दूसरे का मैनिफेस्टो संभाल के रखती हैं, अपना मैनिफेस्टो डस्टबिन में फेंक देती हैं, वेरी सीरियसली। और मैं कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन में इस पर कई साल पहले मैंने एक शो भी किया था, इनफैक्ट हमने कैंपेन खड़ा करने की कोशिश की थी कि जिन मैनिफेस्टो के बेसिस पर चुनाव लड़े जाते हैं वो मैनिफेस्टो आपका रिटर्न ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, साइन डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और अगर आप नहीं उसको फॉलो करते हैं या उससे आप भटकते हैं आने वाले वक्त में, तो आप पर सज़ा होगी। उल्टा आपका राइट टू रिकॉल उसके बेस पे होना चाहिए कि आपने काम नहीं किया तो आपके कैंडिडेट या आपके लोगों को चुनाव से वापस हराया जाए। मतलब ये एक अलग बहस थी, लेकिन इस मैनिफेस्टो का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए नाम बदल दिया, संकल्प पत्र न्याय पत्र। अरे घोषणा पत्र अच्छा खासा नाम है, संकल्प पत्र न्याय पत्र बदलने से आते से बदल जाएंगे क्या? अंकित का नाम सुमित कर दो, सुमित का नाम अंकित कर दो, क्या बदल जाएंगे क्या? जो जैसा व्यक्ति है वैसा व्यक्ति है। इसमें ये तो इस तरह की चीज़ें करने की आवश्यकता ही नहीं थी। पहली बात तो ये, तो मुझे लगता नहीं है कि घोषणा पत्रों में कोई दम बचा है। घोषणा पत्रों को कोई जो वोटर है वो पढ़ता भी है और सीरियसली लेता भी है। दूसरी चीज़, हरियाणा में जो अग्निवीर वाली बात आप लोगों ने बात की, मैंने देखा नहीं जब लाइव टेलीकास्ट आ रहा था, मैं किसी और काम में व्यस्त था, पर मैं अभी वही पढ़ रहा था। अगर बीजेपी ने ये कहा है कि हरियाणा के अग्निवीरों को हम सभी को सरकारी नौकरी देंगे, तो इसका मतलब बीजेपी इस बात को मान रही है कि अग्निवीरों की जो 4 साल की स्कीम निकाली थी वो अधूरी स्कीम थी, और इसीलिए उसके अंदर ये रिजेंटमेंट आ रहा था, जो कि कांग्रेस ने कैंपेन छेड़ा कि अग्निवीर की इस योजना को वापस लेना चाहिए। अखिलेश यादव ने भी कहा। इसका मतलब कहीं ना कहीं विपक्ष का दबाव बीजेपी के ऊपर आया है। और अग्निवीर योजना को तौर पर, जैसे हम लोग करगिल जब गए थे, करगिल की एनिवर्सरी पर 26 जुलाई को कई सारे फौजियों से बात की, विष्णु भी मेरे साथ थे, विष्णु शोम अपने सहयोगी, वहाँ पर कई लोगों ने ऑफ रिकॉर्ड कहा कि इस अग्निवीर योजना में बहुत बड़े बड़े बदलाव करने की ज़रूरत है। इनफैक्ट एक जनरल साहब ने, तो नाम नहीं लूँगा मैं, सर्विंग है वो, उन्होंने मुझे 5-6 तरीके बताए कि कैसे 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 स्टेप ले सकते हैं, और ये अमेंडमेंट्स हो जाएं तो ये अग्निवीर स्कीम में कोई दिक्कत नहीं है। सरकारी खजाने पर बोझ भी नहीं आएगा और लोगों का जो उत्साह है फौज में आने का वो भी कम नहीं होगा। तो अग्निवीर स्कीम्स को लेकर फौज के अंदर भी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से रीथिंकिंग है कि सरकार ने जो ये लागू की थी वो इस पर प्रॉपर विचार नहीं हुआ, इम्प्लीमेंटेशन जल्दी हो गया। ये तो मतलब कहीं ना कहीं उसी उस पर जाती है ना बीजेपी, इस सरकार का एक कहीं ना कहीं एक मोटो, एक कार्य बनने का तरीका बन गया, शूट फर्स्ट आस्क क्वेश्चंस लेटर, कि पहले स्कीम ला दो, उसके बाद देखेंगे कि इसका क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मतलब जैसे इतनी जल्दबाजी में, ये इसके कई एग्जाम्पल हैं। आप किसानों वाली हाँ बिल्कुल, साल भर का हम लोग उसको बोलते हैं कि ये यू टर्न कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम फीडबैक लेके अपने आप को बदल रहे हैं। अब आप तय कर लीजिए कि यू टर्न है कि फीडबैक है, लेकिन कुल मिलाकर परिस्थितियां ऐसी है। वहीं बैठिए ना बाबा आ गए हैं। आपके सोफे से मैच भी कर रहा है आपकी शर्ट का रंग पीला पीला। बाबा का सोफा है, बाबा का ढाबा बाद में चलेगा। मालूम है क्या हुआ मेरे साथ? अरे बाप रे, अभी बाद में अरे बता दीजिए चलिए। अपने ही लोग हैं, तो देख रहे हैं अपने ही लोग। सॉरी, देर हो गई, कुछ काम में बिजी था। तो अग्निवीर वाली जो बात, इसको मैं पूरा कर लूँ, उसके बाद बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पर लग रही है। अग्निवीर जिस तरीके से हरियाणा में कहा कि सभी को सरकारी नौकरी देंगे, कितने लोग हरियाणा से आते हैं अग्निवीर की योजना में मुझे नहीं पता, आंकड़े देखने चाहिए। करीब सालाना भर्ती होते हैं हरियाणा से तो 4 साल के बाद फौज से 6,000 लोग निकलेंगे, उन 6,000 लोगों को नौकरी देंगे, उन 6,000 को 4 साल के बाद नौकरी देंगे। हाँ, यही वादा किया गया। अगर एब्जॉर्ब भी हो गए तो उसके बाद भी आपको करीब 4500 लोगों के आसपास लोगों को नौकरी देनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो वो तो उन्होंने 2 लाख नौकरी का वादा किया ही है, तो उसी के अंदर आ जाएंगे। बिना खर्ची बिना पर्ची। लेकिन सर, एक जो कांग्रेस ने भी वादा किया कि 2 मकान, 2 कमरों घर देंगे। सवाल ये है कि तब पैसा आएगा कहाँ से?
आपने केंद्र में योजना लेके आए कि भाई शहर में और गांव में सबको को आवास मिलेगा, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है। 22 तक वो योजना सबको फ़ायदा मिला। जब से एक्सटेंशन मिला है इसको, योजना को 24 किया गया, 24 बढ़ा के फिर कर दिया गया है, वो स्कीम लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रही है। कैसे पत्रकारों वाले सवाल कर रहे हो कि ये पैसा कहाँ से आया? नहीं, सरकारों को इससे कोई बता- मतलब नहीं होता है। ये- स्कीम की घोषणा करनी जरूरी होती है। आपने ये दोनों लोगों ने, अंकित जी ने और सुमित जी ने भी, इन लोगों ने बताया कि घोषणा पत्र क्या होता है। घोषणा पत्र मूल रूप से जैसे सिगरेट की डबिया पर लिखा होता है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वो उसी तरह से लिखा हुआ भर है, और उसके बावजूद सिगरेट धड़ल्ले से पी जाती है। तो घोषणा पत्र पर नहीं, चुनाव भारत में ज़्यादातर भावना पत्र पर लड़ी जाती है। और भावनाएं क्या हैं जिसके बारे में इन लोगों ने बताया, इससे किसी भी राजनीतिक दल को मतलब नहीं है कि पैसा कहाँ से आएगा। बस वो ये बात, एक बात तो सही कहते हैं कि खजाने पर असर होता है। वो तब होता है जब आपका विरोधी ये सत्ता में होता है, तभी होता है, या वो घोषणा कर रहा होता है। तो और इस चीज़ को जो बीजेपी आज कर रही है, इसको केजरीवाल ने भी, जब उन्होंने भी 2014 में 13 में आए तो उन्होंने भी इसी तरह शुरू किया। फिर बीजेपी ने इस होड़ में आगे बढ़ी, फिर उसके बाद अब कांग्रेस भी है। तो अब इससे किसी को मतलब नहीं है कि खजाना खाली है या खजाना भरा रहेगा। खजाना तो बाद में देखेंगे, पहले तो अपना सरकार बने। हाँ, तो सरकार बने, हमारी तिजोरी अभी तो आए पहले हाथ में, बिल्कुल। उसके बाद देखेंगे ना तो खजाने का करना क्या है। खजाने में है क्या, तो वो खजाना अपने हाथ में करना लक्ष्य है, न कि खजाना खाली है या भरा हुआ। इस पर तो एक इसकी वजह ये भी है कि अब जनता को सोचना पड़ेगा, लेकिन जनता को सोचने लायक नेताओं ने नहीं छोड़ा। जब आपने 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज के लायक छोड़ दिया, अच्छा ये होता कि जैसे मनरेगा था, तो मनरेगा में आपको पैसे मिलते थे, काम लिया जाता था। यहाँ 5 किलो तो मुफ्त में है। वो मुफ्त की चीज़ों की जगह वो श्रम के बदले काम हो, तो उसमें श्रम जो पाता है उसका भी अपना सम्मान होता है, और आगे जाकर के इससे देश में चीज़ें बदलती। और 1930 में जब अमेरिका में मंदिर, एडिशनल है जो ये 5 नहीं, किलो है, मनरेगा तो है ही। तो आपको पता है मनरेगा तो खत्म नहीं हुई है, ये तो एडिशनल है 5 किलो। तो आपको ये भी याद रखना चाहिए कि मनरेगा के जो रकम है कितनी कम हो गई है। कम हो गई और मिलती भी बहुत डिले है अब। ये पहले वाली लेकिन सर ये देखिए आदर्श वाली बात हो गई कि हाँ, एक आदर्श वाली बात हो गई कि 5 किलो जो है वो उसके बदले श्रम होता है। कि बहुत सारे लोग हैं जो श्रम नहीं कर सकते। फूड सिक्योरिटी के लिए मुझे लगता है फ्री 80 करोड़ लोग देश में हैं जो श्रम नहीं कर सकते। वो तो उसमें वोट का तत्व है, लेकिन मुझे लगता है 5 किलो किसी घर में एक्स्ट्रा अनाज आ गया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लोगों का जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है। ये कुछ चीजों को वोट के अलग से अलग तरीके से सोचना नहीं, आप बहुत अच्छी बात है, ये तो सरकार की विफलता है कि आप इतने सालों तक 80 करोड़ लोग को गरीबी रेखा से गरीबी रेखा नहीं, 80 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के नीचे मानते कहाँ हैं? वो तो आप 16 से 20% मानते हैं। दूसरी बात कि दुनिया में सबसे बड़ी मंदी आई थी 1930 में, वहाँ के राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, उन्होंने यही काम किया था कि सबको काम दो, काम के बदले सबको काम दो और काम के बदले उनको पैसा दो। ये सबसे सही चीज़ है कि जो भी काम कराओ उससे क्या है कि इकोनॉमी आपकी चलती रहती है। एक चीज लेकिन हम लोग भूल रहे हैं इसमें कहीं कि जो घोषणा पत्र की हम लोग जो बात कर रहे हैं कि भाई पैसा कैसे आएगा, और कोई भी पार्टी, आप घोषणा पत्र पढ़ लीजिए, कोई ये नहीं कहता है कि हम सरकार में आएंगे तो पहले 100 दिन के अंदर ये चीजें इंप्लीमेंट कर देंगे। टाइम लाइन नहीं होती। 5 साल की सरकार है, अगले चुनाव से पहले 1 साल पहले, 1.5 साल पहले आपको ये बहुत तेजी से बहुत सारी स्कीम होती हुई दिखाई पड़ती हैं जो शायद 3 साल 3.5 साल तक आपको नहीं दिखी, क्योंकि सबको पता है खजाना तभी खोलना है जब वोट का टाइम आएगा। और अभी और इसके कई सारे राज्यों में आप एग्जाम्पल देख लीजिए। कांग्रेस ने जो वहाँ के जो कर्नाटका के अंदर चुनाव हुए उसमें बहुत सारी स्कीम्स उन्होंने घोषणा की। उसके बाद उन्होंने अभी भी कुछ स्कीम ऐसी हैं जिनको अभी पिछले 6 महीने पहले, 3 महीने पहले, यानी कि 2 साल, ऑलमोस्ट 1.5 साल सरकार को हो गए। आप इसको धीरे धीरे फेज वाइज इंप्लीमेंट करते हैं, कभी भी आप इसमें कोई टाइमलाइन नहीं देते। सरकार यही मान के चलती है 5 साल का समय है, चुनाव से आने से बिल्कुल पहले, देखिए 1 साल 1.5 साल पहले आपको ऐसा इसलिए एक चीज भी है ना कि ये सारी चीजें इतनी जलेबी की तरह घूमी हुई हैं। ठोस और बुनियादी काम अगर ये होता है कि सरकार ये तय करे कि भाई वो शिक्षा और स्वास्थ्य इस चीज़ की गारंटी देती है कि हर आदमी को मिलेगा, ठीक है, आयुष्मान योजना है या राज्यों ने भी अपने बीमा कर रखे हैं, लेकिन वो तो तब है जब आप गंभीर रूप से बीमार होते हैं। बुनियादी प्राइमरी आपके लिए ही इलाज के लिए सुविधाएं नहीं है, तो सरकार का काम तो इस स्तर पे शुरू हो जाता है
मेरे कहने का है कि सिर्फ सारी चीजें हैं वो ज्यादातर आईवास बन के रह जाती हैं। लेकिन लोग क्या घोषणा पत्र पे वोट करते हैं या यही छुगत रहती है 27% जाट 20% दलित और वही खेल करना देखना एक है, चीज उतार बता, ऊपर एक करके चीज और जोड़ देता हूँ, घोषणा पत्र पे याद आया। अगर घोषणा पत्र इतने ही सीरियस डॉक्यूमेंट है इन राजनीतिक पार्टियों के लिए, कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर का घोषणा पत्र जिस दिन पहले दौर का प्रचार समाप्त हो रहा था उस दिन रिलीज किया। और किसने किया? जाके पवन खेड़ा साहब ने, जो कि प्रभारी भी नहीं है। मतलब कांग्रेस के मीडिया डिपार्टमेंट के आदमी है, वो हेड है, लेकिन ना वो पार्टी अध्यक्ष है ना वो प्रभारी है। मेरा कहना ये कि कितना सीरियस है ये लोग, इसको दिखाता है इस चीज। और इसके पीछे बीजेपी भी सर ऐसा कर चुकी है मेरा भी पहले पहले चरण के। कर्नाटका में ऐसे ही हुआ था। मेरा भी चांस है। वो मेरा भी नहीं है। निश्चित जी जो है जलेबी बना गए, मैं ये तो इमरती बनाने दो मुझे। तो एक तो ये बात अब सही की। और ये जब आप सवाल पूछे ना वहाँ पे, भाई साहब इतना लेट क्यों, बोला हम चाहते हैं कि कोई विपक्षी ना हमारा कॉपी ना करे, नंबर 1। नंबर 2, जैसे कि ये हुआ कि भाई कांग्रेस हरियाणा में लागू कर पाएगी या नहीं करेगी। आपको राज्यवार देखना चाहिए कि राज्य की इनकम क्या है। मेरा मानना है कि हरियाणा जो है वो बहुत ही अमीर राज्यों में से एक है। जो राज्य की इनकम है ना वो इतनी है कि वो बहुत हद तक इन योजनाओं को लागू कर सकते हैं यदि उनकी मंशा साफ हो तो। अब कर्नाटक ने क्या किया, एक्साइज बढ़ाए। यदि आप वहाँ पे शराब खरीदने जाए तो महंगी मिलेगी। हरियाणा में बहुत सस्ती है। एक्साइज एक बहुत बड़ा रास्ता है जो कि सरकार को रेवेन्यू देता है। और दूसरा, इंडस्ट्रियल स्टेट होने के नाते आपके पास है, आपके पास कुछ अच्छे शहर हैं जो कहे जाते हैं कि वो धन के कटोरा है, जैसे गुड़गांव हो गया, आपको पंचकुला हो गया उधर। तो ये सारे चीज़ें जो है उस कुल मिलाकर उतना गरीब राज्य नहीं है, बीमारी राज्यों में से नहीं है कि वो कटोरा फैला के रहेगा। तो वो कोशिश कर सकते हैं। हमेशा ऑप्शन तो ये रहता ही है ना, जैसे अब हिमाचल ने भी करा है कि वैट बढ़ा दीजिए पेट्रोल डीजल पे, जब आपको लगेगा स्कीम नहीं हो पा रही। तो दिक्कत ये नहीं है, जैसे बात है कि मंशा से ज्यादा इस समय सिर्फ ये है कि आप कुछ भी, आप किसी भी इलेक्शन रैली में चले जाइए। और मैं खास तौर से हरियाणा की बात कर रहा हूँ, इससे पहले का भी चुनाव जब आप कवर करने जाइए थे, वहां पर अक्सर ऐसा होता है, गांव के लोग हैं, बड़े बड़े भोले से लोग आ जाते हैं, वो होते हैं भाई आप इलेक्शन 5 साल तक कोई पूछने नहीं आता। वो आके बोलेगा नाली नहीं बनी, कल बन जाएगी, बस एमएलए बनते सबसे पहले नाली। उसको भी पता है कि उसको एमएलए बनते उसका नाली उसको बनाने का काम नहीं है। आप कुछ भी मांग लीजिए, वोटर इस समय कुछ भी मांगेगा उसको मिलेगा। तो उसी की एक कड़ी में, कहीं पर श्रृंखला में आप मान लीजिए घोषणा पत्र वही है कि हम कुछ भी दे देंगे। चांद चाहेंगे तो चांद के ऊपर आपका प्लॉट कटवा देंगे, लेकिन वोट हमको दे दीजिए, सरकार हमारी बनवा देगी। और अपने देश में घोषणा पत्र पे वोटिंग कहाँ होती है? वोटिंग होगी जाट के नाम पे वोटिंग होगी दलित के नाम पे, वोटिंग होगी 36 बिरादरी के नाम पे। और अभी जो हरियाणा की स्थिति है, जाट जो है एक साइड खड़े हो गए, उनको 10 साल सत्ता से बाहर है, उनको सत्ता में आना है, कोई इशू नहीं है। हरियाणा का इलेक्शन इस बार इशूलेस इलेक्शन है, कोई मुद्दा नहीं है। पगड़ी का चुनाव है। हाँ, पगड़ी का चुनाव है, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, बात खत्म है। वहाँ पे लोग तो कांग्रेस में ये कहावत, आप तो कांग्रेस दफ्तर गए ना, कितनी भीड़ होती है, उठा के घर आप पहुँच नहीं सकते थे 4 दिन, बहुत भीड़। तो लोग यही कहते थे कि विधायक बनने और मेरे बीच में एक टिकट भी है, बीच में अटका हुआ बस है। इसलिए 2500 से ज्यादा उनको 90 सीट के लिए 2500 ज्यादा आवेदन आए। और हुड्डा साहब से मैंने बोला, उन्होंने बोला कि सब ठीक चल रहा है जी, हम जीत रहे हैं। बाबा मतलब 8 तारीख वोट मैंने लगाया था उनका, सब ठीक चल रहा है जी, तो हम जीत रहे हैं। बाबा जो 8 तारीख का आपने मतलब क्लियर कर दिया अभी से, किसी से भी पूछ लीजिए। अश्विनी हो के आए हैं, अश्विनी ने, किसने मुझे बोला 80-20 का इलेक्शन है, आपने बोला था मुझे? मैंने 60-40 बोला है। 60-40, मुझे किसी ने 80-20 भी बोला, मेरे किसी रिपोर्टर। मोटा एक बात समझ लीजिए, चुनाव कभी भी कोई भी प्रिडिक्ट नहीं किया कर सकते। और बहुत बड़ी, हम खास तौर से पत्रकारों के लिए सबसे बड़ी बेवकूफी होती है ये बताना कि कौन हार रहा है कौन जीत रहा है। माहौल आना बता सकते हैं। माहौल हम तो नहीं बता सकते। हम तो क्या हुआ था याद नहीं आपको? छत्तीसगढ़ में क्या हुआ था? अच्छा मैं अब हस्तक्षेप मुझे करने की इजाजत दीजिए। बाबा अंकित अब से थोड़ी देर पहले स्टूडियो में ऑफ द रिकॉर्ड यही चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, अब उसको ऑन द रिकॉर्ड कर रहे हैं आप लोग। ब्रेक में जो बातचीत होते हैं ना, तो ये भी बता दो हिंदी इंग्लिश सामने। बाबा आपने, क्योंकि अब मैं बीच में कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश का नाम लिया तो वो आ रहा हूँ। घोषणा पत्र का मतलब होता है कई बार, ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल नहीं होता है। आप कैसे उसको स्मार्टली प्ले करते हैं, बात यह है। अचानक से आप कोई घोषणा करेंगे तो बात नहीं बनेगी, लेकिन अगर आप शिवराज सिंह जैसे स्मार्ट हों और लाडली बहना योजना चुनाव से कुछ महीनों पहले करें और वो पैसा बहनों के अकाउंट में जो अकाउंट में गिरे वो 1000, और आप वादा करें कि अभी 1000 दिया है, फिर 2 महीने बाद हम इसको 2000,
मैनिफेस्टो नहीं हुआ। नहीं सुनिए सुनिए, नहीं आप सुनिए, अब आप सुनिए सुनिए, फर्क है दोनों में। अभी मैं बता रहा हूँ स्कीम लेकर आई, आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ। 5 साल पहले ये वादा किया होता तो अभी मेरी एक सेकंड, जो बीजेपी को लगा कि अब ये प्रॉफिटेबल फायदा है, क्यों नहीं महाराष्ट्र वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं ना, महाराष्ट्र और झारखंड रह गया, उनको कम से कम 4 राज्यों को इकट्ठा करा देते। महाराष्ट्र आपने इसलिए नहीं कराया क्योंकि आप यही स्कीम महाराष्ट्र में आप लेकर आए, आपको पता है कि 3 किस्तें देनी पड़ेंगी, बहुत बड़ा बोझ भी नहीं पड़ेगा, पर 3 किस्तें एक बार चली जाएंगी तो हमेशा ये कहावत भी है कि भाई हाथ में 50 पैसा ठीक है, 1 रुपया का वादा से बेटर है, तो सबको लगने लगता है कि पैसा आ रहा है। नहीं, मैं उसको कौन छोड़े? मेरी बात खैर, सुनिए, एक घोषणा मैं कर देता हूँ, 6 बजे मेरा अंग्रेजी का शो है, आप लोग वो भी देख सकते हैं, आ जाइए। मध्य मैं यहाँ से नहीं, निकलता हूँ अभी, इस घोषणा अब ये मेरी बात बिना सुने चलेगा, कोई बात नहीं। मध्य प्रदेश में देखिए बाबा, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की थी चुनाव के 6 महीने पहले, आपने भी बाबा बहुत लोगों से बात की होगी, चुनाव के 6 महीने पहले कोई नहीं कह रहा था कि बीजेपी भी जीत सकती थी, सब लोग यही कह रहे थे कि कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है। लाडली बहना योजना ने आके चीज गेम पलट दिया। नहीं, अब उसमें मैं कह रहा हूँ उसके बाद हरियाणा में तो कोई लाडली बहना नहीं नहीं, है। वही मैं कह रहा हूँ कि घोषणा पत्र को स्मार्टली प्ले करना चाहिए। आप सरकार में थे, आपके पास मौका था, आप पहले लॉन्च करते, कुछ लोगों के अकाउंट में 1000 रुपए गिराते, फिर कहते हैं इसको हम 2000 करेंगे, ताकि लोगों को भरोसा था 1000। उसने चूंकि शिवराज सिंह ने अकाउंट में दिया, उन्होंने कहा 1000 2000 हम इसको 3000 तक ले जाएंगे, तो लोगों को यकीन हुआ और उनके घोषणा पर लोगों को विश्वास हुआ और खेल पलट गया, जीती हुई बाजी कांग्रेस हार गई। ऐसा ही एक एग्जाम्पल कि आप मुख्यमंत्री ही कंटिन्यू नहीं कर पाए। हाँ, वो एक चीज अलग है। मुख्यमंत्री, अलग घोषणा, अलग चेहरा नहीं, और ये घोषणाएं क्या अभी आपने वर्षों से लगा अगर कि एक पूरी जनरेशन निकल गई, जवान हो गई, वोट देने लायक हो गई, लेकिन बाबा लाडली बहना योजना नहीं होती तो शिवराज का जीतना सच में बहुत मुश्किल होता। उन्होंने स्मार्टली प्ले किया, पहले योजना लॉन्च की और उसको ब्रांडिंग जबरदस्त तरीके से की, सारे आप देखिए एडवर्टीजमेंट सब भरे हुए, और धीरे धीरे क्या हुआ कि महिला वोटर इवन जो कांग्रेस की रैली में आ रही है, बात वो लाडली बहना की कर रही है, क्योंकि 1000 रुपए अकाउंट में गिर रहा है और आप वादा कर रहे हो कि 2000 करेंगे, फिर 3000 ले जाएंगे इसको, तो वो एक बड़ी ये इनकी ये गलती थी कि इनको ये योजना कम से कम 6 महीने पहले 6 किस्तें अगर आ गई होती ना महिलाओं के अकाउंट में, चाहे 1000 रुपए ही देते, फिर कहते हम 2000 कर देंगे चुनाव के बाद, तो थोड़ा शायद असर होता। अब ऐसे में आप अचानक से आए चुनाव में, जैसे आपने केजरीवाल 49 दिन की सरकार में क्या था, एक ही चीज़ तो कर पाए थे वो कि भाई 49 दिन में क्या मौका मिलेगा। बिजली का बिल एक जो आया था सिंगल 1 महीने वाला, वो आधा हुआ था। 15 के चुनाव में सबसे बड़ा कैंपेन बाबा सिर्फ वही बिजली का बिल दिखाया केजरीवाल ने, सबको घूम घूम के देखिए ये आपका आधा हो गया था, ये आधा, और उसने असर किया। उनके अब घोषणा पत्र में उनका पूरा मुद्दा ही वही है। आज हम कह रहे हैं कि 10 साल के बाद भी अगर वो हारना जीतना अलग बात है, लेकिन ये लड़ाई तो आम आदमी पार्टी से ही होगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो उसकी वजह भी वही है, केजरीवाल की इमेज तो पहले से डेंट हुई है, अब वो कोई उनकी वो इमेज तो है नहीं कि क्रूसेडर वाली, अब तो डेंट हुई है, लेकिन जो फ्रीबीज वाला मुद्दा वो चल रहा है। तो कौन कैसे स्मार्टली प्ले करता है घोषणा पत्र, इस पर यकीन करता है। लेकिन हाँ, ये बात आपकी सही है कि हरियाणा का जो मामला वो हो चुका है, मन बना लिया जनता ने, अब बहुत घोषणाओं से बात बनने वाली है नहीं। तो इसी मुद्दे के साथ आज का शो हाँ बिल्कुल। मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि भाई हरियाणा में मोटे तौर पर दिखाई देता है कि कांग्रेस को एज है इस वक्त चुनाव में। एग्जैक्टली। मैं कई सारे चैनल पे जो पब्लिक वॉक्स पॉप्स होते हैं ना, जब आप जनता से बात करते हैं, तो वहाँ अलग अलग चैनल पे, अलग अलग जगह पे, सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनल्स पे वो भाव दिखता है कि ज़्यादातर लोग जो है, बाबा ने जो बात कहा ना कि जाट जो है, वो जाट तो खुलकर इस वक्त बीजेपी के विरोध में है। अब वो कहाँ वोट करेगा मुझे नहीं पता, कांग्रेस को करेगा एक मुश्त या एनएलडी को करेगा। एक चीज़ और समझ में आती है कि जेजेपी से भी बहुत नाराजगी है, एग्जैक्टली। दुष्यंत चौटाला की पार्टी से भी बहुत नाराजगी है, और जगह जगह से ये भाव निकल कर आ रहा है कि शायद इस बार इक्का दुक्का विधायक जीत जाए, खुद दुष्यंत जीत पाए, उस पर भी बहुत संदेह मुश्किल है। हाँ। जो अभी मैं सिर्फ चैनलों के आधार पर बोल रहा हूँ, वोटिंग में 20 दिन दूर है, अभी 5 तारीख 5 तारीख को वोटिंग है, अभी कम से कम 15 दिन दूर है। तो परिस्थितियां कांग्रेस के फेवर में हैं। जैसे आपने कहा, परिस्थितियां मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में फेवर में थी, पर कांग्रेस ने सेल्फ गोल करके अपना खुद का सत्यानाश कर लिया। राहुल गांधी का विदेश दौरा जो हुआ, जहाँ पर उनके जो बयान आए हैं 2-3, वो भी सेल्फ गोल में ही गिने जा रहे हैं इस चुनावी खासकर रिजर्वेशन वाला, इस चुनावी माहौल में। राहुल गांधी कश्मीर का जो उनका टाई अप है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, वो वहां पर उनके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। और जो बीजेपी ने पूरा कैंपेन उसके आसपास बुन दिया है कि आप 370 को वापस लाना चाहते हो, आप पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हो। आज जो स्पेशली इंटरव्यू की बात हुई है, आप कह रहे हैं ना, पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने जो बोला है, नेशनल वहां पे कहा, ये 2-3 मुद्दे, हाँ ये 2-3 मुद्दे ऐसे हो गए जो कांग्रेस के लिए गले का फांस इस चुनावों में, इस पीक टाइम पे मुझे दिखाई देने लगे। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि कश्मीर के लोग बाय एंड लार्ज शायद 370 के साथ हैं क्या? मेरा ये मानना है कि शायद
370 हटाए जाने से उनको लगता है कि उनके अधिकारों का हनन हुआ है। जो एक स्पेशल स्टेटस था वो कमज़ोर हुआ है। मुझे लगता है कि यदि ये मुद्दा बनता है तो यदि कश्मीर के बाहर आप इस पे वोट पा सकते हैं, लेकिन कश्मीर में वोट पाएंगे, ये मेरा एक वो सवाल है। हमें लेकिन जम्मू में नुकसान हो जाएगा ना। हाँ, ये बात मैं वही सही तो कह रहा हूँ कि अगर कश्मीर में तो आपका टाई अप है, उसमें आप दोनों मिलकर लड़ रहे हैं, तो आप एक पाई में किसी हिस्सा पाएंगे ना। दूसरी पाई पूरी आपकी खाली हो गई, और वो खाली पाई जो है वो बीजेपी की 42 सीटें हैं, जम्मू 43 सीटें जम्मू रीजन में, और बीजेपी अगर मान लीजिए 42 में से 40 या 35 जीत जाती है तो आप सरकार बनने के करीब आ जाएंगे। और उधर भी 5 सीट पे फ्रेंडली फाइट है एनसी और कांग्रेस की। और 5 सीटों पर नॉमिनेटेड है हाँ, असेंबली में, नई असेंबली में 5 नॉमिनेटेड है जो कि बीजेपी के फेवर में जाने वाले हैं। तो ऐसी सिचुएशन में इस तरह के बयान, इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की जो चीजें होती हैं, चर्चा के लिए सोच रहे हैं। हाँ, और कुछ सीटें और नहीं बोलूं मतलब और कुछ सीटें रिजर्व की गई हैं, उनको जातियों को एससी में डाल करके वो सीटें रिजर्व की गई ट्राइबल्स के लिए। तो कुल मिला के बात ये रही कि अब जो भी है फैसला, जो भी जनता करेगी, वो 8 तारीख को पता चलेगा कि जितने भी लोग लुभान वादे हैं, रेवड़ी कल्चर है, बीजेपी या चाहे कांग्रेस, किसको जनता पसंद करती है, उसका फैसला 8 को होगा। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।